एंजियोजेनेसिस या फिर नियोवैस्कुलराइजेशन। देखो यार, एंजियोजेनेसिस मींस, एंजियो मींस ब्लड वेसल से रिलेटेड और जेनेसिस मींस ब्लड वेसल की जनरेशन हो गया। और नियोवैस्कुलराइजेशन, न्यू वेसल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है। तो इसमें होता क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेसल। जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी उससे एक नई वेसल्स जब बनती है तो उसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। और वो कैसे बनती है भाई, माइटोसिस से बनती है और माइग्रेशन ऑफ सेल्स से बनती है। और ये देखो, जैसे ये है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बीच में ये हमारी ब्लड वेसल के बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जो ब्लड वेसल के अंदर होता है एंडोथीलियल सेल्स, और ब्लड वेसल्स के बाहर होता है पेरिसाइट्स, और उसके बाद स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर। अब एंजियोजेनेसिस कैसे होती है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो कोई भी हमारी बॉडी में इंजरी होगी तो उससे हाइपोक्सिक कंडीशन होगी या एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा है। उसमें हमारी बॉडी क्या करती है, जब टॉक्सिक है तो मतलब हमारी बॉडी में उस जगह पे हमें ब्लड को पहुंचाना है ज़्यादा, तो फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करवाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड पता ही है, वो वैसोडाइलेशन करवा देगा ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड जो है वो ज़्यादा फ्लो हो पाएगा। और फिर क्या होता है, फिर रिलीज़ होता है हमारा वेस्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वेस्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, दो काम करता है। एक तो वो करता है भाई परमेबिलिटी बढ़ा देता है हमारी वेसल की, प्री एग्जिस्टिंग वेसल की परमेबिलिटी बढ़ा देगा। और दूसरा क्या करेगा ना, दूसरा वो ये करेगा कि भाई टिप सेल फॉर्मेशन करेगा। अब जब ये आता है ना वेस्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर, तो हमारी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड वेसल की, और जो हमारे पेरिसाइट्स होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और टिप सेल फॉर्मेशन होती है। एक नया सेल आता है टिप सेल फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं, किसकी वजह से, वेस्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से। और फिर सेपरेशन ऑफ पेरिसाइट्स हो गया, फिर ब्रेक डाउन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट गई यहाँ से। ठीक है, अब जब बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट गई, फिर उसके बाद आता है हमारा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फाइब्रोब्लास्ट वैसे ही कोई भी इंजरी होती है तो वो आता ही है जनरेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 जो है वो क्या करेगा, वो करेगा माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। अब जो टिप सेल था, ये फॉर्मेशन हुई थी, अब ये वाला सेल जो है धीरे धीरे जहाँ भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ब्लड वेसल फॉर्मेशन की, ये उस डायरेक्शन में जाएगा। और फिर इसके पीछे पीछे जो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 जो है वो यहाँ पे हेल्प करेगा माइग्रेट करने में एंडोथीलियल सेल्स को और पेरिसाइट सेल्स को। तो नई वेसल की फॉर्मेशन ऐसे होती रहेगी। तो उसके बाद मैच्योरेशन होगी, रिक्रूटमेंट ऑफ पेरिसाइट्स एंड स्मूथ मसल सेल्स फ्रॉम पेरी एंडोथीलियल लेयर। पेरी एंडोथीलियल लेयर से वो सारे पेरिसाइट्स और स्मूथ मसल सेल्स यहाँ पे आते रहेंगे, अटैच होते रहेंगे, और ऐसे फॉर्मेशन होती रहेगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर मेजर क्या क्या चीज़ आ गई है, नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले इंजरी हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ हुआ हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ हुआ, जिसने हमारे परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर दी और टिप सेल फॉर्मेशन करी। और उसके बाद हमारा रिलीज़ हुआ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं हमारी। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, हमारे मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स करेगा। और उसके बाद क्या है, जो एंजियोजेनेसिस है वो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इंक्रीज एंजियोजेनेसिस जो है वो हॉलमार्क ऑफ कैंसर है। कैंसर के अंदर अनकंट्रोल्ड एंजियोजेनेसिस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट इज़ सेल्फ लिमिटेड, स्टॉप्स आफ्टर कंप्लीट फंक्शन। जब हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, फंक्शन हो गया, इंजरी हील हो गई है, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन बट इन मैलिग्नेंसीज इट इज़ कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड। तो अब क्या क्या 3 चीज़ें हैं जो कैंसर के अंदर एंजियोजेनेसिस करवाती हैं। तो एक तो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होगा कि भाई ऑक्सीजन कम हो गई है, तो उसकी वजह से HIF होता है, जो होता है ऑक्सीजन सेंसिटिव फैक्टर होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। वो क्या करवाएगा, वो वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेशन करवा देगा। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई उससे क्या होगा फिर। और एसिडिक ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट होता है कैंसर में, तो उसकी वजह से भी हमारा एंजियोजेनेसिस होती है। और तीसरा हो सकता है भाई म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एंड ऑन्कोजीन्स। अब जैसे P53 में हमारा वो हो गई म्यूटेशन, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक थ्रोम्बोस्पोंडिन 1 होता है। थ्रोम्बोस्पोंडिन 1 क्या होता है ना, वो एंजियोजेनेसिस को रोकता है। लेकिन अब म्यूटेशन हो गया P53 में, तो फिर थ्रोम्बोस्पोंडिन 1 जो है वो नहीं बनेगा। अब वो जब नहीं बनेगा तो एंजियोजेनेसिस कंटिन्यू होगी। तो इस वजह से म्यूटेशंस अगर हो जाती हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में या ऑन्को जीन्स में, तो उसकी वजह से भी हमारा एंजियोजेनेसिस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसमें ये देखो, एंटी
एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है थ्रोम्बोस्पोंडिन 1, एंजियोस्टैटिन, एंडोस्टैटिन और वेस्कुलोस्टैटिन। ये हमारे 4 हो गए जो एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर है। और जो प्रमोट करवाते हैं ट्यूमर में एंजियोजेनेसिस, वो कौन कौन से हो गए हमारे? यही हो गया वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। ये दोनों जो हैं वो एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करवाएंगे। तो ट्यूमर में अगर ये दोनों इंक्रीज़ हो गए इनकी फॉर्मेशन, तो एंजियोजेनेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये छोटा सा एंजियोजेनेसिस है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ याद रखना, एक होता है वेस्कुलोजेनेसिस और एक होता है एंजियोजेनेसिस। वेस्कुलोजेनेसिस क्या होता है? वो एम्ब्रियो के टाइम पे होता है। जब एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर एंजियोब्लास्ट से हमारे एंडोथेलियल सेल्स बनते हैं, फिर हमारा कैपिलरी प्लेक्सस बनता है। तो ये होता है वन टाइम प्रोसेस। और उसके बाद एक बार हमारे एम्ब्रियो के अंदर वेस्कुलोजेनेसिस हो गई, उसके बाद ब्लड वेसल से रिलेटेड जो भी होगा वो एंजियोजेनेसिस संभालेगी। एंजियोजेनेसिस प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स से न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन को कहते हैं। तो ये कंफ्यूज मत करना, पहले होगा वेस्कुलोजेनेसिस, उसके बाद होगा एंजियोजेनेसिस। ठीक है, तो बस ये है हमारा एंजियोजेनेसिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। थैंक यू।